वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। केमिस्ट्री में हमने देखा एटम के बारे में जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इस मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल बेसिस पे या फिर केमिकल बेसिस पे। तो फिजिकली जो क्लासिफिकेशन थी वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन की फॉर्म में थी, और केमिकल में जो था वो था प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमने आगे उसे फर्दर कैटेगराइज किया एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब से जैसे मैंने बताया कि पिछली वाली वीडियोस में हम बेसिक पढ़ रहे थे ताकि आपका वो जो डर है केमिस्ट्री को लेकर वो धीरे धीरे कम होता जाए, और जब आप चीजों को समझने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आगे की चीजों को समझने के लिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके बाद से साइंस जो है वो थोड़ी डीप होती जाएगी, तो घबराना नहीं है। जैसे पिछले लेक्चर समझ आए, अगर इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करेंगे तो फिर ये भी इजी होता जाएगा। तो फिर आज हम शुरू कर रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें हम कवर अप करेंगे एलिमेंट्स जिन्हें हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स की फॉर्म में। राइट, प्योर सब्सटेंसेस जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि प्योर सब्सटेंस ऐसे चीजें होंगी जिसके सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर आपके पास एक सेट है 100 एटम्स का, तो आप उसमें से किसी भी एटम को उठाकर देखिए, किसी भी पोजीशन से उठाकर देखिए, उनकी जो पोजीशंस हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेंगी, सेम। तो अगर आपने सेकंड नंबर से एक एटम उठाया, उसे 13th की जगह पर डाल दिया और 13th वाले को सेकंड की जगह पर डाल दिया, तो कुछ चेंज नहीं होगा बिकॉज वो आइडेंटिकल है। इन्हीं प्योर सब्सटेंसेस को सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं एलिमेंट्स में। अब एक बार एक नजर डालते हैं एलिमेंट्स क्या होंगे। एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। इसमें आपको कोई भी डिफरेंट टाइप का एटम नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास एक बार है सिल्वर की या फिर एक वायर है आपके पास कॉपर की, तो इस बार के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सभी के सभी किसके होंगे, सिल्वर के होंगे। या इस वायर के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी किसके होंगे, कॉपर के होंगे। इनके अलावा कोई और एटम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे कि वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसके बाद एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स में फिक्स रहती हैं और यूनिक रहती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट्स को हम कभी भी सिंपलर सब्सटेंसेस को से ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि प्लांट्स जो हैं वो इन सिंपलर सब्सटेंसेस से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सिंपलर सब्सटेंसेस से एक कॉम्प्लेक्स चीज बना रहा है। बट अब हम ऐसा देखेंगे कि एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। एलिमेंट में ऐसा नहीं हम कर सकते कि 2-3 छोटी छोटी चीजों को लेकर एक एटम बना लिया जाए या 2-3 एटम्स को मिलाकर हम कुछ और बना ले। हाँ, जब हम बात करेंगे कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर्स की तो वो उसके बाद होगा, पर एलिमेंटल लेवल पे ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो हम लिखते हैं कि अगर आप फिजिकली बनाएंगे तो फिर वो उसे कैटेगराइज कर दिया जाएगा एज मिक्सचर्स, और जब आप केमिकली उसे बनाएंगे तो फिर हम उसको कैटेगराइज कर देंगे कंपाउंड्स में। इस लेवल पे पॉसिबल है, पर एलिमेंट में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दो सिंपल सब्सटेंसेस को जोड़कर एक नया सब्सटेंस बना दें। फिर इसके बाद हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखाई देगा एग्जामिनेशन में कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स का नाम बताना है। तो फिर सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, आयरन। अगर हम ध्यान से देखें, पहले जो दोनों हैं ये हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और लास्ट वाले जो दोनों हैं वो हमारे पास क्या हैं, मेटल्स हैं।
तो यहां से भी हम क्लियरली बता सकते हैं कि एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, राइट। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जो हमें नोन है या जिनके ऊपर हम सिंथेसाइजेशन कर चुके हैं, या अगर वो पूछे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 118 वो एलिमेंट्स हैं जो हमें नोन हैं, जिनके ऊपर हम सिंथेसाइजेशन कर चुके हैं। सो 118 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are known to us should be 118। अगर वो इसमें हाइपोथेटिकल भी पूछता है तो फिर वो 126 हो जाएंगे, राइट। फिर एक और बात करते हैं। हमने वहां लिखा था कि कैरेक्टरिस्टिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो कैरेक्टरिस्टिक रहती है। उसके पीछे का अगर कभी वो रीजन पूछे तो आप लिखोगे कि हर एक एटम के पास एक सेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनेगी किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन करते हैं एक एटम को उसके एलिमेंट के अंदर। अब देखते हैं मेटल्स क्या होंगे और नॉन मेटल्स क्या होंगे, राइट। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा स्टडी करते हैं। मेटल्स, सबसे पहले these are good conductors of heat and electricity, यानी कि जो सब्सटेंसेस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे एज मेटल्स, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, these are good conductors of heat and electricity। नॉन मेटल्स में अगर हम देखें तो these are poor conductors of heat and electricity। ये उतनी अच्छी तरह से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। फिर ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अभी देखिए क्योंकि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो हमारी कुछ डेफिनेशन या कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फिजिकल बेसिस पे होगी और कुछ केमिकल पे बेसिस पे होगी। तो केमिकली अगर हम देखें, मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो लूज इज एन इलेक्ट्रॉन, whereas नॉन मेटल्स वो होते हैं जो गेन करते हैं, तो these gains electrons। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम बोलेंगे केमिकली ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, और क्योंकि ये गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसमें आप आयन और एटम के बीच में भी डिफरेंस बता पाएंगे तो उसको भी देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि एटम और आयन में क्या फर्क है। एटम न्यूट्रल होता है whereas आयन चार्ज्ड होता है। दोनों एक ही चीज हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटम भी होगा, सोडियम का आयन भी होगा, एक न्यूट्रल होगा और एक चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास सोडियम का एटम और ये है मेरे पास सोडियम का आयन। अब ये कैसे बना? इसने जब एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया तो वो Na पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास अगर मैं लिखूं एटम और इसका आयन, तो यहाँ पर भी ये न्यूट्रल होगा और ये चार्ज्ड होगा। मैं लिख सकता हूँ कि क्लोरीन हमारे पास न्यूट्रल है और क्लोरीन नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक चार्ज्ड आयन होगा। तो यहाँ पर कैसे बना होगा, क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, राइट। अब यहाँ पर हम देखें कि चार्ज कैसे आया। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंपॉर्टेंट है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन है तो हम लिखेंगे, जब वो एटम की बात कर रहा था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे हमारे पास 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो हैं
वो भी हमारे पास कितने थे 11। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे 11, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10। तो दिस इज +11, दिस इज -10, रिजल्ट आपके पास कितना बचा +1। तो ये +1 का जो चार्ज है वो यहाँ पर काउंट होता है। सिमिलरली क्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होंगे 17। जब हम इसके आयन की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास हो जाएंगे 17, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए -18, दिस इज +17, दिस इज -18, रिजल्ट इज -1। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो इसे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम कहते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसे हम क्या कहते हैं एनायन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या उसका एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करेगा उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या फिर कितने गेन कर सकता है। तो सोडियम क्योंकि पहले ग्रुप में है तो +1 चार्ज बनेगा और Cl के ऊपर एक नेगेटिव आएगा, वेरएज मैग्नीशियम के ऊपर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। एल्यूमिनियम के ऊपर हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा, लूज करेगा तो प्लस, गेन करेगा तो माइनस। तो Cl पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो O2 नेगेटिव, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर 3 नेगेटिव। तो यहां से आपका आयन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि एटम और आयन में हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी हमने देखा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा। वेराज नॉन मेटल्स में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव बनाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाता है, और फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फास्फोरस 3 नेगेटिव बनाता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे बनेंगे। तभी हम देखते हैं कि मेटल प्लस नॉन मेटल जब भी मिलेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। आयोनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रिकली कैसे होंगे न्यूट्रल होंगे, क्योंकि चार्ज एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। प्लस यहाँ पर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसके बाद देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेटल्स यूजुअली मेलिएबल होंगे। मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू शीट्स, आप इनकी शीट्स बना सकते हैं इन्हें हैमर करके। ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब आप इनकी वायर्स बना सकते हैं। ये सोनरस होते हैं, सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड देंगे जब आप इन्हें हिट करेंगे। ये लस्टरस होते हैं, लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, तो शाइन करते हैं। फिर जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, हाई डेंसिटीज होंगी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूजुअली मेटल्स में दिखाई देती हैं। मेलिएबल मतलब शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल मतलब वायर्स बनाई जा सकती हैं, सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड देगा, लस्टरस यानी कि शाइनी होंगे, हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, और हाई डेंसिटी में इनके साथ होगी। अब नॉन मेटल्स में देखें, मेटल्स नॉन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल नहीं होते, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रिटल, राइट, यानी कि हैमर करते ही शैटर हो जाएंगे।
डक्टाइल, तो यहाँ पर ये भी डक्टाइल नहीं होते, हम इनकी वायर्स नहीं बना सकते। सोनरस, ये डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग नहीं। फिर लस्टरस, लस्टरस भी नहीं होंगे, नॉन लस्टरस होते हैं। फिर हार्ड, जनरली हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और डेंसिटी इनकी कंपैरेटिवली लो रहती है, राइट। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकली जो उनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर हम किसी तरह की रिएक्शन के बारे में नहीं देखेंगे। हाँ, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे, इनके एग्जांपल्स और इनके एक्सेप्शंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार देखते हैं मेलिएबल। मेलिएबल में अगर हम हमसे पूछे तो हम बताएंगे सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। डक्टाइल, अगेन सिल्वर एंड गोल्ड, इनकी आप वायर्स बना सकते हैं। सोनरस के एग्जांपल की जरूरत नहीं है। लस्टरस, तो ज्यादातर हमारे पास सारे ही मेटल्स लस्टरस होते हैं। यहाँ पर हम एक्सेप्शन लिखेंगे, लेड, वो इतना ज्यादा शाइन नहीं करता। हार्ड, अभी यूजुअली मेटल्स हार्ड होते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्ट मेटल्स होंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। क्या ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हमें पता है मरकरी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो सॉलिड नहीं, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इनकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, पर हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। यहाँ देखें, ब्रिटलनेस का हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, डक्टाइल का हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, सोनरस का तो एग्जांपल की जरूरत नहीं। लस्टरस में हमारे पास आयोडीन, आयोडीन लस्टरस होता है। फिर हार्डनेस में, सॉफ्ट में अगर हम देखें तो इनकी एक्सेप्शन में आ जाएगा हमारे पास हार्डनेस। एक्सेप्शन में डायमंड बहुत हार्ड है, वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल। तो सॉलिड के एग्जांपल्स लिख रहे हैं, एक्सेप्शंस नहीं। तो सॉलिड में आप लिख सकते हैं सल्फर, आप लिख सकते हैं कार्बन, तो ये इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे। लिक्विड में ब्रोमीन, और गैस में आपको पता ही है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, एंड ऑल दीज ऑल आर गैसेस। लो डेंसिटी, तो इनकी लो डेंसिटी हमारे पास गैसेस की होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंस, आयन और नॉर्मल एटम के बीच में डिफरेंस और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अगली वीडियो में हम इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्यों जाना पड़ा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतनी सारी एक्सेप्शंस हैं, तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हमारे पास जो एक्स एलिमेंट उन्होंने हमारे हाथ पे रखा है वो मेटल है या नॉन मेटल। एक और एक्सेप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, जो मैंने शुरू में ही लिखा था कि ये पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी, ताकि इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।